सत्तासीन थे और इस बार बीजेपी उन्हें एक बड़ी चुनौती दे रही है। जबरदस्त चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे टफ जो मुकाबला है वो होगा पश्चिम बंगाल में और साथ ही बाकी राज्यों पर भी हमारी निगाह रहेगी। हम सीधे रुक कर लेते हैं नीरज का। नीरज, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित खबर पर मोहर आपने लगवाई, विज्ञान भवन पर अब कौन सी खबर आप देने वाले हैं जो खबर पर मोहर एक बार फिर से लगेगी न्यूज 18 के व्यूवर्स के जरिए? देखिए 4:30 बजे जब मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और पांचों राज्यों के चुनाव की घोषणा के लिए, तो सबसे पहली बात जो सामने आएगी, पश्चिम बंगाल में मल्टी फेज चुनाव होगा, यानी कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 6 से 7 चरणों में चुनाव की उम्मीद है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा असम में 2 से 3 चरण, केरल में 1 चरण की उम्मीद है, लेकिन 2 चरणों के विकल्प पे भी चुनाव आयोग ने विचार किया था, इसलिए उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तमिलनाडु 1 फेज, पुदुचेरी 1 फेज। तो ये तो हुए चरण की बात। दूसरी चीज, बिहार मॉडल पे चुनाव कराए जाएंगे पांचों राज्यों में। जिस तरह से बिहार मॉडल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और केरल में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको चुनाव आयोग ने बहुत ध्यान में रखा है और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। एक कमेटी का गठन किया गया है तमाम राज्यों में, जो सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी, यानी अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों की तैनाती करेगी। इस कमेटी की खास बात यह है कि पहली बार अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारी को इसमें शामिल किया गया और बाकी चुनाव आयोग के एक अधिकारी और दूसरी तरफ पुलिस के एक अधिकारी होंगे। तो बंगाल में चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर है चुनाव आयोग की, तो तमिलनाडु में धन के दुरुपयोग को रोकने की, और इन सब के बीच प्लान तैयार किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो 4:30 का इंतजार करना होगा और 5 बजे तक, क्योंकि 4:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, तो 5 बजे तक आपको पता चलेगा कि कितने चरणों में कहां चुनाव कराया जाएगा। चलिए नीरज, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मैं यही सवाल लेकर यतेंद्र के पास चली आती हूँ। यतेंद्र, लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता में मौजूद है, जरा बताइए क्या क्या जानकारी वहां से आ रही है इस बारे में? देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी आए हो या गृह मंत्री अमित शाह, उनके आक्रामक तेवर हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर वो काफ़ी हावी रहे हैं और हर जनसभा में इस मुद्दे को उठाया भी जाता है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, साउथ में और खासकर पश्चिम बंगाल में तो संघर्ष की राजनीति मानी जाती है और संघर्ष की जो राजनीति है वो ममता बनर्जी ने जो लेफ्ट से 34 साल की जो सत्ता छीनी, वो शायद यही कारण था कि ममता बनर्जी ने उस वक्त संघर्ष किया लेफ्ट की राजनीति, लेफ्ट की सत्ता से, और सड़कों पर उतर कर किया। नंदी और सिंगूर जो आंदोलन हुए वो शायद उसी की देन थे। और इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने उसी रणनीति के तहत काम करना शुरू किया और आक्रामक रणनीति, जिसे संघर्ष की रणनीति कहते हैं, वो बीजेपी यहाँ पर जमीनी धरातल पर करती हुई नजर आ रही है। और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और दोनों ही तरफ के राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावा है कि उसके 134 कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक हिंसा जिसको नाम दिया जाता है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है और एक बदलाव की बात जो बार बार बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है कि जो हिंसा का दौर अब खत्म होना चाहिए, विकास का दौर चलना चाहिए, इस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और बार बार बदलाव की बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है, क्योंकि संघर्ष की राजनीति यहाँ पर हमेशा से यहाँ का प्राण मंत्र रहा है। तो वो जो बार बार मैं कह रहा हूँ संघर्ष, इसी वजह से शायद बीजेपी के नेता जमीनी धरातल पर है। और आज जो स्मृति ईरानी की जो स्कूटी रैली हुई वो भी उसी का पलटवार था कि जमीन पर आने से बीजेपी के नेता गुरेज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पदयात्रा की बात हो, चाहे परिवर्तन यात्रा की बात हो, लगातार इस तरह की बातें चाहे टीएमसी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, वही राजनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए निलॉय का रुख कर लेते हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ है निलॉय। जरा जानकारी दीजिए कि जाहिर तौर पर 2016 में जो सीटें थी 74 बीजेपी प्लस की, वो उत्साह करने वाली थी बीजेपी के लिए कि हम टफ फाइट देंगे, लेकिन और कौन सी इन 5 सालों में वजह आ गई है जिसमें इस बार लग रहा है बीजेपी को प्रदर्शन उस वाले आंकड़े से बहुत बेहतर होगा? देखिए, अगर बीजेपी के आंकड़े अगर 74 से आगे निकलना है तो बीजेपी ने पिछले 5 सालों में असम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मूलभूत सुविधाओं की जो विकास है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया था, और जिसके चलते जिसका परिणाम बीजेपी को शायद इस चुनाव में मिलेगा। क्योंकि असम में अगर सड़कों की कनेक्टिविटी की बात है, ब्रिज की बात है, पिछले 1 महीने में ही करीबन 3-4 ब्रिजों का शिलान्यास किया गया है, 3-4 ब्रिज उद्घाटन किया गया है। जो यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज की बात करें या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के,
जो शिक्षा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो पिछले 5 सालों में करीबन 13 मेडिकल कॉलेजेस का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है और उसी आंकड़े में इंजीनियरिंग कॉलेज भी उभर के आए हैं। महिलाओं की यूनिवर्सिटी की बात करें, खेल यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो शिक्षा के माहौल है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और इलेक्शन लड़ने का जो एजेंडा है बीजेपी का, वो जो मूलभूत सुविधाओं में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट के चलते जो असम में विकास हुआ है वही है। प्रधानमंत्री बार बार यही कहते रहे हैं कि वो अष्टलक्ष्मी है भारत का उत्तर पूर्व, और असम अष्टलक्ष्मी का मूल भेटी है और उस पे वो जब अग्रणीय स्थान में रहेगा तो लक्ष्मी के जरिए कितनी और विधानसभा सीटें बढ़ा पाती है बीजेपी, इस पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। हमारे सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। आज लगभग 1 घंटा 25 मिनट के बाद इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का चरणबद्ध तरीके से ऐलान किया जाएगा। इस पर न्यूज 18 पर बड़ी कवरेज आप लगातार देखेंगे और ये तमाम जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। चुनाव का आज ऐलान होगा शाम 3:30